चलिए, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं चैट विंडो भी ओपन कर लेता हूँ और हम हमारे फ्लो में आ जाते हैं। पहले तो आप सीखें कि आपको जावा को डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद वहीं पर हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद हम फिर हमारे आज फर्स्ट प्रोग्राम को करेंगे एलैबोरेट। ठीक। ओके, तो जावा को डाउनलोड करने के लिए पहले आप यहाँ लिखें ओरेकल जावा डाउनलोड। एम आई ऑडिएबल गाइस? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके, क्या बीच में वॉइस चला गया था? ओके। ओके, चलिए ठीक है। सो अगर बीच में वॉइस चला जाए तो बता दीजिएगा। यहाँ पर वेदर के प्रॉब्लम के कारण शायद नेटवर्क थोड़ा सा इशू कर रहा है। आप बताते जाइएगा। ओके, चलिए। यहाँ पर जावा ऐसी डाउनलोड्स पर पहले करिए क्लिक और अब यहाँ पर देख लें इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। द लेटेस्ट वर्जन इज 16। आ चुका है 16, अभी तक नहीं आया था, शायद 16 को ही आया है। किसी ने मुझे बताया भी था कि 16 को आने वाला है, तो ये आ गया है जावा ऐसी का 16। बिल्कुल। ओके गाइस, शायद कुछ इश्यू है नेटवर्क में, मुझे 2 मिनट दीजिए। मैं 2 मिनट बाद वापस आप लोगों से बात करूंगा। ओके, साउंड प्रॉब्लम है शायद कुछ, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे समझ आ रहा है कि आप तक वॉइस नहीं पहुंच रही है। मुझे 2 मिनट का समय दें, मैं करता हूँ आपको क्लियर।
ओके, नाउ एम आई ऑडिएबल? ओके, चलिए सतीश, थोड़ा सा पेशेंस रखिए बेटा, कभी कभी टेक्निकल गड़बड़ हो जाती है और वेदर खराब चल रहा है अभी भोपाल का, आपको पता ही होगा, वेदर के कारण भी थोड़ी सी दिक्कतें होती है ना, हर क्लास में ऐसा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ऐसे इतने हाइपर ना हुआ कीजिए बेटा, चलता है। ठीक है, ओके चलिए सुनिए। सो अब डाउनलोड के लिए मैंने आपको बताया कि आप जाइए ओरेकल जावा के ऊपर, ओरेकल जावा डाउनलोड, तो ये पेज ओपन होगा और यहाँ पे आ चुकी है आपकी जावा 16 वर्जन, और यहीं पर हमारा जावा का 15 वर्जन भी अवेलेबल है, और यहाँ पर जावा का 11 LTS अवेलेबल है, और यहाँ जावा का 8 अवेलेबल है। अब सवाल ये उठता है कि आपको क्या डाउनलोड करना है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि आपको क्या डाउनलोड करना है। जावा 8 के बाद से जावा ने 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जावा का वर्जन्स बनाना बंद कर दिया था। मतलब अगर आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको ये चेक करना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है, तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको जावा एसी 8 ही डाउनलोड करना होगा, क्योंकि 8 के बाद के जितने वर्जन्स हैं वो सिर्फ 64 बिट के ऊपर अवेलेबल हैं, वो 32 बिट पर एग्जीक्यूट नहीं होते, ना ही 32 बिट के लिए ना ही उसका सेटअप आता है। इज इट क्लियर? ओके, सो अगर आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको डाउनलोड करना है जावा एसी 8, यहां से जेडीके डाउनलोड, आपको ये जेडीके करना है डाउनलोड। और अगर आपका 32 बिट वर्जन है, 64 बिट वर्जन है, तो 64 बिट वर्जन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जावा 11 डाउनलोड कर लें, ये LTS सपोर्ट के साथ है। आपका मन है तो आप 16 डाउनलोड कर सकते हैं, 15 भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको जो डाउनलोड करना चाहिए दैट इज जावा 11, बिकॉज ये LTS सपोर्ट के साथ है। इज इट क्लियर? ओके, तो आप डाउनलोड क्या करेंगे? आप डाउनलोड करेंगे जावा एसी 11 अगर आप हैं 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, और आप डाउनलोड करेंगे जावा 8 अगर आप हैं 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वाले। क्लियर है इतना? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे फर्स्ट प्रोग्राम को। कोई बात नहीं, अगर आपने जावा 15 डाउनलोड कर लिया है तो कोई इशू नहीं है, आपने 16 भी डाउनलोड कर लिया है तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 16 डाउनलोड करें या 15 डाउनलोड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज का प्रोग्राम हमारा। फर्स्ट प्रोग्राम जावा में आप कैसे बनाएंगे और उस फर्स्ट प्रोग्राम का मतलब क्या क्या होता है, और एक एक लाइन को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यही आपका फाउंडेशन है और यही आपकी आगे की चीजों को क्लियर करने वाला है। मैं यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम बनाता हूँ, इसके बाद में इसका शुरू करूंगा इलेबोरेशन। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ पहला वर्ड क्लास, क्लास के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ कैपिटल में D और फिर डेमो। इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक void main, और इसे पास करता हूं मैं स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args। इसके बाद फिर मैं कर्ली ब्रेस ऑन करता हूं और यहां मैं लिखता हूं system डॉट आउट डॉट println, और यहां लिखता हूं मैं हेलो वर्ल्ड। चलिए फिर ये ब्रेस बंद कर दिया और ये नीचे का भी ब्रेस मैंने बंद कर दिया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए अब इसकी एक एक लाइन को हमें बहुत ध्यान से समझना है कि एक एक लाइन हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। आपको अगर ये प्रोग्राम पूरी तरह से समझ में आ जाता है तो ये मान के चलिएगा कि आपकी जावा 30% तो आज ही कंप्लीट हो गई। अब आज के दिन में हम देखते हैं कि हम इस प्रोग्राम का कितना पार्ट कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि आज इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ है इस प्रोग्राम में समझने के लिए। कितना समझ पाते हैं वो आज हम देखते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारे इसके वेरी फर्स्ट लाइन से। अगर आपको मेरा पिछला स्टेटमेंट याद हो, मतलब जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा बहुत भी वो याद हो, तो मैंने आपसे कहा था जावा इज ऑलमोस्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इज इट? ऐसा है ना, ऑलमोस्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगर ये ऑलमोस्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है एनकैप्सुलेशन की, और अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है एनकैप्सुलेशन की, तो हर चीज जावा में किसके अंदर अवेलेबल होती है? क्लास के अंदर अवेलेबल होती है। इसलिए किसी भी जावा प्रोग्राम की शुरुआत होती है हमेशा क्लास से।
बिना क्लास के जावा में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। इस चीज को बिल्कुल याद कर ले, गोल्डन रूल की तरह अभी समझ लें, क्योंकि अब से 2-3 स्टेप बाद फिर से मैं आपसे यही सब पूछने वाला हूं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। सो मैंने कहा जावा। Guys, now am I audible? नेटवर्क में कुछ ज्यादा इशू हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आज हम क्लास को कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से अगर नेटवर्क इशू चलता रहेगा तो आप बार बार यहीं पर अटक जाएंगे। सो फिलहाल टेक्निकल इश्यूज के कारण मुझे आज की क्लास तो सस्पेंड करनी ही पड़ रही है, क्योंकि ये इस तरीके से आप लोग नहीं कर पाएंगे।
नाउ इज इट ऑडिएबल? ओके, आप लोगों के चैट्स में अभी अभी पढ़े हैं, आप लोग कंटिन्यू जो लिख रहे थे मैं पढ़ रहा हूँ सारी चीजें। मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन अब अगर वॉइस का प्रॉब्लम होता है सो मैं वॉइस क्लास को डिस्कनेक्ट करूंगा। ठीक है, एक बार आपके लिए मैं फिर से क्लास रिज्यूम कर रहा हूँ, पर अगर वॉइस का प्रॉब्लम होता है तो मैं क्लास को डिसकंटिन्यू करूंगा। फिर आपको इस क्लास का नेक्स्ट जो भी शेड्यूल होगा वो कल या कभी भी पता चलेगा, बट पहले हम कोशिश करेंगे कि हम इस क्लास को कंटिन्यू आज ही करें। इज इट ओके? और आपसे ज्यादा चिंता बेटा हम लोगों को होती है आपकी। ठीक है, वॉइस का लिटरली प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई देयर इज सम इशू। ओके, चलिए। हम लोग कहाँ पर थे? एक मिनट रुक जाएं, जरा मैं क्लियर कर लेता हूं। ओके, हम ये बात कर रहे थे कि जावा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है एनकैप्सुलेशन की, इसलिए यहां पर हर चीज क्लास के अंदर ही बिलोंग करती है। ठीक है, अब एम आई ऑडिएबल नाउ? एम आई ऑडिएबल नाउ? यस, ओके, चलिए सुनिए। मैंने आपसे कहा जावा इज स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ एनकैप्सुलेशन, इसलिए यहां पर हर चीज क्लास के अंदर बिलोंग करती है। और ये जो आप नाम देख रहे हैं इसके बाद, अगर आप इसे थोड़ा सा नोट कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि इस नाम को मैंने स्टार्ट किया है कैपिटल डी से। जावा में ये एक नेमिंग कन्वेंशन है कि जावा हमेशा क्लास का नाम सजेस्ट करती है कि आप इसे कैपिटल से स्टार्ट करें। क्या ये कंपलसेशन है? नहीं, ये कंपलसेशन नहीं है। आप जावा में क्लास का नाम इस तरीके से भी लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर जावा में ये कन्वेंशन को फॉलो करते हैं कि जावा में जब भी क्लास का नाम दिया जाए वो दिया जाए कैपिटल लेटर से। ठीक है, अब अगर आप इस पूरे प्रोग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो चीज डबल कोट स्ट्रिंग के अंदर है उसे बस छोड़ दें, इसे बस छोड़ दें। इसके अलावा जो भी कैपिटल में आप देख रहे हैं जरा एक बार उसे हम ट्रेस आउट कर लेते हैं। तो ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख रखा है इसमें स्ट्रिंग के नीचे ये जो एस है दैट एस इज कैपिटल। इसके बाद ये जो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन देख रहे हैं इसमें भी ये एस कैपिटल है। अब अगर आप मेरी बात को समझ पाए हैं तो मुझे बताएं कि अगर जावा ये नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करती है कि कैपिटल से शुरू होने वाली चीज एक क्लास होती है, तो ये स्ट्रिंग अपने आप में क्या है? बहुत बढ़िया, सिस्टम एंड स्ट्रिंग बोथ आर क्लासेस। ये हेलो वर्ल्ड से तो कोई लेना देना नहीं है, नहीं, ये तो डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा हुआ था, डबल कोट के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था। यहाँ हमें कोई क्लास या कोई और बात नहीं करनी, ये तो कांस्टेंट है। यहाँ जो सिस्टम है और यहाँ जो स्ट्रिंग है ये लिखा हुआ है हमारे कैपिटल से, तो सिस्टम और स्ट्रिंग दोनों ही अपने आप में क्लासेस हैं। इज इट क्लियर? ओके, अब मैं फिर से आपसे एक बात पूछ रहा हूं, व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ जावा? व्हाट इज द फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ जावा? एवरीथिंग रिसाइड्स इनसाइड द क्लास ओनली। क्लास से बाहर जावा में कुछ भी बिलोंग नहीं करता। क्लियर? क्लियर? ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये आज के दिन में बहुत बार यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द क्लास एंड दिस इज द डेमो, एंड डेमो इज द नेम ऑफ द क्लास। Why we start program with class? तो किस चीज से स्टार्ट करना चाहते हो सतीश? अगर आप ये कह रहे हो why we start the program with class, तो आप प्रोग्राम को किस चीज से स्टार्ट करना चाहते हैं? है ना? बिल्कुल, तो जहां से वो शुरू होता है वहीं से तो शुरू होता है ना, वहां से आप कैसे चेंज करोगे किसी चीज को? ठीक है, ओके। अब आ जाइए हमारे इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन पर। अब एक एक करके ध्यान से हर वर्ड का मतलब समझिएगा। शुरू करते हैं हम यहाँ पीछे मेन से। ठीक है, नाउ मेन क्या होता है ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप सी भी पढ़ के आए हैं और सी प्लस प्लस भी पढ़ के आए हैं। सो व्हाट इज द मेन? जल्दी बताएं, व्हाट इज द मेन? बिल्कुल, मेन इज अ फंक्शन। ओके, अब जरा मेन के बारे में एक बात बताएं। मेन जो आपने सी और सी प्लस प्लस में पढ़ा था, बिल्कुल, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम, दिस इज द फंक्शन, दिस इज द मेथड। जावा की भाषा में बात करें तो ये एक मेथड है, सी सी प्लस प्लस की भाषा में बात करें तो ये एक फंक्शन है।
अब अगर आप मेन को प्रॉपरली नोट कर रहे हैं तो मेन के यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में लिखा हुआ है स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS। ये क्या है हमें ये भी समझना है। बट मुझे बताएं सी और सी प्लस प्लस में अगर आपने चीजों को ध्यान से पढ़ा हो तो हमें पता है सी और सी प्लस प्लस में मेन कोई भी आर्ग्यूमेंट रिसीव नहीं करता था, पर जावा में मेन एक आर्ग्यूमेंट को रिसीव करता है and that argument is string square bracket ARGS। clear? बेटा अभी अपन ने सेव ही नहीं किया सतीश, अभी आने तो दो, रुको तो सही, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। ठीक है रुकिए, अभी अपन तो प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं। ओके सुने अब जरा। तो ये जो मेन है यहां पर हमने आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS लिखा हुआ है। सुने सुने भाई, अभी आप मेरे फ्लो से मुझे जाने दें, बीच में डिस्टर्ब ना करें प्लीज। ठीक है ओके। सो जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो मेन है यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट को रिसीव कर रहा है, अब ये जो आर्ग्यूमेंट को रिसीव कर रहा है तो मुझे एक बात बताएं, सी और सी प्लस प्लस में मेन को कॉल करता था। अगर आपने सी और सी प्लस प्लस अच्छे से पढ़ी है तो मुझे बताएं सी और सी प्लस प्लस में मेन को कौन कॉल करता था। सो हम कहते हैं सी और सी प्लस प्लस में मेन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता था, पर जावा में मेन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल नहीं करता, बल्कि जावा में मेन को कॉल करता है JVM। ये JVM सुना हुआ है? हाँ, हमने पहली क्लास में इस JVM के बारे में डिस्कस किया था जब हमने प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी को डिस्कस किया था। सो यही JVM आपके इस मेन को कॉल करता है। अब जरा उस आर्ग्यूमेंट के बारे में समझिएगा, वो आर्ग्यूमेंट क्या है। मुझे एक बात बताएं, अगर आपने एक फंक्शन बनाया है ऐड, ये ऐड फंक्शन आपसे आर्ग्यूमेंट में एक इंटीजर a लेता है और एक इंटीजर b लेता है। ठीक है ओके। अब अगर आपने ये ऐड इंटीजर a और इंटीजर b बनाया हुआ है तो जब भी आप इस ऐड को कॉल करेंगे, तो ऐड को कॉल करते समय आप क्या लिखेंगे, ऐड 10,20। सो मुझे बताएं, जब भी कोई फंक्शन या जब भी कोई मेथड एक आर्ग्यूमेंट को रिसीव करता है तो उस आर्ग्यूमेंट को सप्लाई करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, उस पर्सन की जो उस मेथड को कॉल करता है। रॉन्ग और राइट? यस, उस पर्सन की जिम्मेदारी होती है जो हमारे ऐड फंक्शन को कॉल करता है। अब मुझे आप बताएं, अभी मैंने आपसे कहा कि मेन को कॉल करता है JVM, और अगर मेन को JVM कॉल करता है तो ये जो आर्ग्यूमेंट यहां पर दिया गया है इसे सप्लाई करने की जिम्मेदारी भी किसकी होगी? बहुत बढ़िया, इसे सप्लाई करने की जिम्मेदारी भी होगी JVM की। तो एज अ प्रोग्रामर आपका यहाँ पे कोई रोल है क्या? एज अ प्रोग्रामर आपका यहाँ पे कोई रोल है क्या? नहीं, आपका कोई रोल नहीं है। पर फिर ये दिया क्यों गया है? तो सुनिए इसका एक्चुअल आंसर। ये एक्चुअली एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। अगर आप कोई कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं, अब ये क्या होता है ये सब हमें पूरा इंडिपेंडेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट उसमें डिस्कस करेंगे। सो मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आप एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को पास करना चाहते हैं तो फिर हम इस आर्ग्यूमेंट को यूज करते हैं। अगर आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं तो आप JVM से कहते हैं, ध्यान से सुनना, तो आप JVM से कहते हैं दीज आर सम आर्ग्यूमेंट्स, ये आर्ग्यूमेंट्स लो और आप सप्लाई कर दो मेन को। क्यों आप सप्लाई कर दो मेन को? क्योंकि मेन को कॉल कौन कर रहा है? मेन को कॉल कर रहा है JVM। सो एक प्रोग्रामर चाहे तो JVM को ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, ये आर्ग्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर दो मेन को, और मेन में वो स्टफ कहाँ होंगे? मेन में वो स्टफ होंगे स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS में। इज इट क्लियर? ओके, तो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये जो स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS दिख रहा है, यहां पर क्या प्रोग्रामर कुछ पास कर सकता है? सीधे तरीके से बोले तो नहीं, पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम एक तरीका यूज करें, दैट इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, तो उस तरीके से हम JVM को ये बोल सकते हैं कि मैं कुछ आर्ग्यूमेंट देना चाहता हूं, आप मेरे आर्ग्यूमेंट पास कर दो, तब वो दे सकता है क्या? यस, तब वो सप्लाई कर सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? मे बी नहीं बेटा, यस तब वो बिल्कुल दे सकता है। अच्छा, अब अगर ये आर्ग्यूमेंट आप सप्लाई नहीं कर रहे हो तो फिर JVM क्या करता है? फिर JVM अपने लेवल पे हैंडल करता है, फिर उसे जो पास करना है वो यहाँ पर वो पास कर देता है। अब वो क्या पास करता है इसको कुछ दिन के लिए संभाल के रखिए क्वेश्चन को, क्योंकि जब हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो हम पूरा डिस्कस करेंगे कि JVM जब यहाँ पर खुद से को सप्लाई करता है तो वहां पर क्या देता है।
अब जरा इसे और नोट कर लें कि स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS क्या है। अब इस चीज को थोड़ा सा कन्वेंशन सुधारते हुए जो चीज आपके फेमिलियर है इसको मैं उस वे में लिख देता हूं। अगर मैं इसको लिख दूं स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट, तो आप मुझे बताएं ये स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज को डिनोट करता है? एरे को। ये ARGS आपको नहीं लगता ये ARR जैसा कोई एरे का नाम है ना? ये ARGS एक एरे का नाम है, बिल्कुल। अब उसके बाद ये स्ट्रिंग क्या है? तो जैसे आप कहते थे इंट ARR स्क्वायर ब्रैकेट, वैसे ही हमने यहां कह दिया है स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, तो बिल्कुल स्ट्रिंग एक टाइप है। अब हम इस बारे में बॉदर नहीं कर रहे कि ये टाइप क्या होती है, कैसी होती है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमें जो जो मोटा मोटा समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रिंग एक तरीके का टाइप है और उसी टाइप के एरे का नाम क्या है? ARGS। अब मुझे बताएं क्या इस ARGS के नाम को बदला जा सकता है? आप बहुत ज्यादा ऐसा डीप में मत जाना, एक नॉर्मल नॉर्मल सी बात पूछ रहा हूं आपसे। क्या ये पॉसिबल है कि अगर ये एक एरे का नाम भर है तो क्या मैं एरे के नाम को बदल सकता हूं? यस, मैं एरे के नाम को बदल सकता हूं। सो मैं बहुत इजीली यहां पर इस ARR को स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS लिखने की बजाय मैं यहां पर लिख सकता हूं स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARR। इवन दो अगर आपको सिंटेक्स के साथ प्रॉब्लम है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग ARR स्क्वायर ब्रैकेट। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके से सिंटेक्स की हैबिट ना डालें, क्योंकि जब हम एरे पढ़ेंगे तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि सिंटेक्स का क्या यूज होता है। जब आप इस सिंटेक्स को यूज करते हैं तो नेमिंग कन्वेंशन बहुत आसान हो जाता है और जावा का एरे आपका C और C++ का एरे नहीं होता। अगर ये C और C++ का एरे नहीं होता तो उसे समझने के लिए आपको इस नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए अब सुने स्टोरी ऑफ दिस void। void आपको बहुत अच्छे से पता है, void इज नथिंग बट द रिटर्न टाइप। अब void अगर रिटर्न टाइप है तो हम ये कहेंगे कि मेन को जो भी कॉल करेगा, मेन खत्म हो जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद मतलब अपने एग्जीक्यूशन को खत्म कर लेने के बाद कुछ भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। void का मतलब यही होता है ना, रिटर्न नथिंग। नथिंग का मतलब जीरो नहीं होता, नथिंग मतलब नथिंग, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न स्टेटमेंट की यहां पर जरूरत नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के बाद और इस करली ब्रेस से ऊपर मुझे रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न टाइप है void। अब मुझे आप बताएं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेन को JVM कॉल करता है तो मेन अपने एग्जीक्यूशन के बाद अगर कोई वैल्यू रिटर्न भी करता तो किसे करता? JVM को या ऑपरेटिंग सिस्टम को? JVM को। तो यहां पर क्योंकि रिटर्न टाइप void है तो रिटर्न टाइप void होने के कारण JVM को मेन अपने एग्जीक्यूशन के बाद कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इज इट क्लियर? ओके, चलिए अब देखिए ये स्टैटिक क्या होता है। तो मुझे जरा जावा का एक फर्स्ट गोल्डन रूल याद बता दें। जावा का फर्स्ट गोल्डन रूल क्या है? नथिंग कैन रिसाइड विदाउट दी क्लास। ठीक, अब ये स्टैटिक इसी क्लास से रिलेटेड कुछ तो भी चीज है। आपके C++ के नॉलेज को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। जब भी किसी क्लास के अंदर कोई चीज स्टैटिक होती है और कोई चीज नॉन स्टैटिक होती है तो इन दोनों को ही यूज करने के लिए थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाती है। अब वो थोड़ी सी चीजें क्या चेंज होती है वो देखें। सो अगर क्लास का नाम है XYZ तो जितनी भी नॉन स्टैटिक चीजें इस क्लास के अंदर हैं उन सभी को एक्सेस करने के लिए मुझे XYZ के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। और अगर मैं स्टैटिक की बात करता हूं तो मुझे किसी स्टैटिक चीज को अगर एक्सेस करना है जो क्लास XYZ से बिलोंग करती है तो वहां पर मुझे सिर्फ XYZ इस क्लास के नाम की जरूरत होती है। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? यस, ओके। तो अब आप जरा यहां पर खुद दिमाग लगाएं कि अगर यहां पर मेन को स्टैटिक बनाया गया है तो इसका मतलब ये है कि जब JVM आपके इस मेन को कॉल करता है तो मेन को कॉल करते समय वो डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता, बल्कि इस मेन को वो आपके इस डेमो क्लास के नाम के साथ ही कर लेता है कॉल। इज इट?
इज इट? हाँ, अब सुने कि इसको स्टैटिक बनाने के पीछे क्या रीजन है। भाई हमने ये तो बता, हाँ ठीक है, एक बार फिर से सुनिए सुनिए। मैंने आपसे ये कहा एक क्लास के अंदर दो चीजें होती है, एक स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, एक नॉन स्टैटिक मेंबर होता है। जब भी नॉन स्टैटिक मेंबर होता है तो बिना ऑब्जेक्ट के उसे कॉल नहीं किया जा सकता, पर जब भी एक स्टैटिक मेंबर होता है तो उसे कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। हम क्लास के नाम से ही उसको मेंबर को कर सकते हैं एक्सेस, या उस मेंबर को कॉल कर लें आप, एक्सेस कर लें, जो भी आपको यूज करना है वो वर्ड यूज कर लें आप। ठीक, अब अगर यहाँ पर ये मेन स्टैटिक है तो मुझे बताएं इस मेन को कॉल कौन करता है? जेवीएम। अगर जेवीएम इस मेन को कॉल करता है तो वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता जिस क्लास में मेन बिलोंग करता है। सिंपल सी बात है, ये एक स्टैटिक है जो डेमो क्लास के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब ये स्टैटिक कोई चीज अगर डेमो क्लास से बिलोंग करती है तो जेवीएम जब इस मेन को कॉल करेगा तो उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मेन स्टैटिक है, और अगर मेन स्टैटिक है तो वो डेमो क्लास के नाम भर से ही हमारे इस प्रोग्राम के मेन फंक्शन को कर सकता है कॉल। यस और नो? यस। अब सवाल ये उठता है कि ये डिजाइन ऐसा क्यों बनाया गया है, मतलब क्यों ऐसा किया गया कि आपने मेन को स्टैटिक बना दिया? क्यों जेवीएम ऑब्जेक्ट नहीं बनाता? क्या दिक्कत है जेवीएम को ऑब्जेक्ट बनाने में? ये चीजें अब हम सुनते हैं, सुनिएगा। जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कोई एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती, बहुत सारा बल्कि काम होता है, जो बल्कि काम जेवीएम को करना पड़ता है। अब वो काम क्या क्या होता है जरा सुनिएगा। ये काम आपने सी प्लस प्लस में भी किया है। सबसे पहले तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अगर ये टर्म नहीं पता है तो ये हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी इनके लिए बॉदर बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जावा में एक बार में पूरा पूरा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। धीरे 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 हर चीज पूरी तरीके से क्लियर होते जाएगी। तो जब ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर वेरी फर्स्ट टाइम, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर वेरी फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा नहीं तो कल इसी पर डाउट उठाएंगे, ठीक है? अगर वेरी फर्स्ट टाइम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो सबसे पहले क्लास लोड होती है, ठीक है? क्लास लोड होने के बाद उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो इसी ऑब्जेक्ट में इंस्टेंस मेंबर्स को जगह मिलती है, मतलब मेमोरी रिजर्व होती है। सी प्लस प्लस पे आपने पढ़ा होगा क्लास के मेंबर्स को कहाँ जगह मिलती है? क्लास के मेंबर्स को, इंस्टेंस वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट के अंदर जगह मिलती है। ये पता है आपको? यस। तो अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट बनाने पर एक मेमोरी रिजर्व होगी। ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ऐसी ही कुछ और छोटी छोटी गतिविधियां होंगी जो जेवीएम को परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो जेवीएम, जावा वालों के हिसाब से उन्होंने जेवीएम को इस तरीके से डिजाइन किया है कि जेवीएम रिफ्यूज कर देता है कि मैं इतना लोड बियर नहीं करूंगा, मैं इतना सारा काम नहीं करूंगा, ये सेंसफुल काम नहीं है। आपको सिर्फ मेन को कॉल करना है। मेन को कॉल करने के लिए आप मेरा लोड भी कम कर सकते हैं अगर आप इस मेथड को बनाते हैं स्टैटिक। सो अगर मेन को स्टैटिक बनाया तो जेवीएम ये इतना सारा जो लोड इसके ऊपर आया हुआ है उस लोड से बच सकता है। और इसी लोड से बचने के लिए जावा वालों ने जब जावा को डिजाइन किया था तो ये सोचकर डिजाइन किया कि जेवीएम को इस चीज के लिए लोड न दिया जाए कि जब वो मेन को कॉल करे तो वो इतनी सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करे। ये काम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से भी हो सकता है कि मुझे इस बस मेन को बनाना होगा स्टैटिक, जैसे ही मैं इसे स्टैटिक बनाऊंगा तो जेवीएम बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही मेन को कर लेगा कॉल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए अब दूसरी चीज एक और सुनिएगा, एक और टेक्निकल रीजन जो बहुत बड़ा रीजन है, पर ये थोड़ा सा टिपिकल है। अगर समझ आए तो ठीक, नहीं तो जब आप क्लासेस पढ़ चुके होंगे जावा में तब ये 100% समझ में आ जाएगा। बहुत आराम से सुनिएगा, ठीक? सुनिए, मुझे एक बात बताएं, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना? ऑब्वियसली होता है। इस क्लास के कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? अगर आपने सी प्लस प्लस ध्यान से पढ़ी है तो नो डाउट इस क्लास के कंस्ट्रक्टर का नाम डेमो होगा। ये क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होगा, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, वो नॉन पैरामीटराइज्ड होगा ना, है ना? जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो नॉन पैरामीटराइज्ड होगा। अब आप मुझे बताएं एक और रूल, अगर आप नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कोई पैरामीटर पास कर दें, मतलब आप कंस्ट्रक्टर खुद डिजाइन कर लें, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर है ये आप खुद डिजाइन कर लें, और जब आप इस कंस्ट्रक्टर को खुद डिजाइन करेंगे
और अगर आपने इसको कोई आर्ग्यूमेंट सप्लाई कर दिया तो मुझे बताएं, एक कंस्ट्रक्टर को जब आप आर्ग्यूमेंट सप्लाई कर देते हैं या एक ऐसा कंस्ट्रक्टर आप बना देते हैं, कोई भी, चाहे आप डिफॉल्ट बना दें, चाहे आप आर्ग्यूमेंट वाला बना दें, चाहे आप नॉन पैरामीटराइज बना दें, कोई भी एक कंस्ट्रक्टर अगर आपने आपकी तरफ से क्लास में दिया तो क्या जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हटा लेती है ना? हाँ ना बेटा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हट जाता है। अगर आपने सी प्लस प्लस ध्यान से पढ़ी हो, अगर आपने सी प्लस प्लस ध्यान से पढ़ी हो तो सी प्लस प्लस में अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर अपनी तरफ से दिया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हटा दिया जाता है। ठीक है, अब जरा सुने, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाया जो एक आर्ग्यूमेंट लेता था। अब ये तो जो आर्ग्यूमेंट लेता था ये इसने ले लिया, इस आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर के चक्कर में जावा ने यहां से वो वाला कंस्ट्रक्टर हटा दिया जो आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं लेता, या जैसे हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब आप मुझे बताएं कि जब जेवीएम ऑब्जेक्ट बनाएगा तो जेवीएम ऑब्जेक्ट बनाने पर कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा या नहीं करेगा? करेगा, पर कौन सा वाला करेगा उसको क्या पता। जावा, आपने इसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हटा के यहाँ पे आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर दे दिया है। जेवीएम की कोडिंग तो जावा वालों ने करी है और उसने जेवीएम को ये सिखाया होता कि आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? भाई जेवीएम की कोडिंग आपने नहीं की, जेवीएम की कोडिंग तो जावा वालों ने की। तो जब जेवीएम बना रहे होंगे तो उस जेवीएम को क्या सिखाया होगा? अगर ये स्टैटिक नहीं होता तब की बात बता रहा हूं, है ना, अभी तो ये स्टैटिक है। अगर ये स्टैटिक नहीं होता तो जेवीएम को क्या सिखाते? ये सिखाते कि आपको इस डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको एक कंस्ट्रक्टर भी कॉल करना पड़ेगा। पर कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल करोगे? नाउ देयर आर वेराइटीज, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट वाला भी हो सकता है, बिना आर्ग्यूमेंट वाला भी हो सकता है, दो आर्ग्यूमेंट वाला भी हो सकता है। तो पहले तो यही डायलेमा है कि जेवीएम को क्या बोलें, कौन सा आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, नो आर्ग्यूमेंट, वन आर्ग्यूमेंट या टू आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो यही सबसे पहले तो एक दिक्कत हो गई है। दूसरी चीज, अगर उसको ये भी समझा दिया जाता कि नहीं आपको तो वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है जो डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट मतलब नो आर्ग्यूमेंट वाला, और अगर आपने ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर दे दिया होता जिसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वहां अवेलेबल नहीं होता, तो क्या जेवीएम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर पाता? क्योंकि अब उसको तो ये सिखाया गया था कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, नो आर्ग्यूमेंट वाला, और आपने कौन सा दे दिया है, वन आर्ग्यूमेंट वाला। अब अगर वन आर्ग्यूमेंट वाला क्लास में अवेलेबल है तो वो कैसे कॉल कर लेगा जबकि उसको वो आता ही नहीं है? इज इट क्लियर? एक्सप्लिसिटली कैसे कॉल कर रहोगे राहुल? जेवीएम कॉल कर रहा है, आप थोड़ी ना कर रहे हो। आपने जेवीएम को सिर्फ कमांड दिया कि एग्जीक्यूट करो। अब एग्जीक्यूट करो के बाद जेवीएम एग्जीक्यूट कर रहा है ना इंटरनली। आप बताओ, आप जब ऑब्जेक्ट बनाते हो, सुनिए जरा ध्यान से, सुनना बात को, आप जो बोल रहे हो एक्सप्लिसिटली बना सकते हैं। एक्सप्लिसिटली कैसे बनाओगे? अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है तो आप ऐसा लिखते हो, मान लीजिए अगर ईएमपी क्लास है तो आप यहाँ लिखोगे ईएमपी 10,20। मान लीजिए दो आर्ग्यूमेंट लेता है कंस्ट्रक्टर, तो ये तो लाइन आपने लिखी ना खुद से, आपके हाथ से। जेवीएम को कैसे पता कि ये लाइन लिखनी है? भाई जेवीएम तो इंटरनली कॉल करता है ना, तो जेवीएम थोड़ी ना ये लाइन लिख पाएगा। यहां से जेवीएम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, अगर जेवीएम ऑब्जेक्ट क्रिएट करता, अगर जेवीएम ऑब्जेक्ट क्रिएट करता तो कंस्ट्रक्टर के लिए क्या कॉल जनरेट करता? यहाँ तो डायलेमा वाली सिचुएशन है ना। अंडरस्टूड? क्लियर है? ओके, चलिए, सभी को क्लियर है ये? ओके, अब देखें जरा, सुने बात को। सो कंक्लूड करें, क्यों इसे स्टैटिक बनाया गया? पहला, जेवीएम के ऊपर लोड ना आए, और दूसरा, अगर सही रीजन हम देखें तो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग का क्या था, डायलेमा था कि कंस्ट्रक्टर कॉलिंग रिजॉल्व नहीं हो पाएगी, इसलिए आप तो शांति से मेन को बना दो स्टैटिक, तो ना ऑब्जेक्ट का लफड़ा और ना ही कंस्ट्रक्टर का लफड़ा। क्लियर? क्लियर? ओके, अब यहां देखें, दिस इज व्हाट, पब्लिक। पब्लिक को हम क्या कहते हैं? पब्लिक को हम कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। जावा में कितने एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं? जावा में 4 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। ठीक है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और एक और होता है डिफॉल्ट। ठीक, अभी चारों क्या होते हैं ये सब हम जब पैकेज पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आप जब भी किसी भी क्लास के मेथड को एक्सेस करते हैं तो मेथड को अगर क्लास के बाहर से एक्सेस किया जाता है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास के बाहर से एक्सेस करना? तो जरा अपना सी प्लस प्लस रिवाइज करें। आप सी प्लस प्लस के अंदर मेन फंक्शन बनाते थे और यहां से किसी क्लास के फंक्शन को कॉल करते थे,
तो मान लीजिए क्लास है, इसके अंदर एक फंक्शन है। अब अगर इस फंक्शन को आप मेन में बैठकर कॉल कर रहे हैं तो हम कहते हैं ये क्लास के बाहर से कॉल हो रहा है। ठीक है, लूप नहीं बेटा, आउटसाइड द क्लास। सो यहां पर हम इस आउटसाइड द क्लास फ्रॉम अनदर क्लास भी कह सकते हैं या मेन से भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं। सो हम कुल मिला के ये बात कर रहे हैं कि ये फंक्शन जहां पर बना है, ये फंक्शन जहां पर बना है वहां से कॉल नहीं हुआ है, बल्कि ये कहीं किसी दूसरी जगह से कॉल हुआ है। सो बिल्कुल वैसे ही जब हम बोलते हैं जावा में भी कि किसी क्लास के मेथड को अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो किसी क्लास के मेथड को आप तभी क्लास के बाहर से कॉल कर पाएंगे जब वो पब्लिक नेचर का हो। अब जरा ध्यान से सुने, मुझे बताएं क्या हमारा जेवीएम इस क्लास के अंदर है? क्या हमारा जेवीएम इस क्लास के अंदर है? जेवीएम, एक बात बताएं, कोडिंग ही होगी ना, एक प्रोग्राम होगा ना, है ना? जेवीएम क्या है? जेवीएम एक प्रोग्राम है। तो क्या ये प्रोग्राम, जेवीएम वाला प्रोग्राम इस क्लास के अंदर है? नहीं है। तो कहाँ है? आउटसाइड दी क्लास है। अगर जेवीएम आउटसाइड दी क्लास है तो वो इस मेन को तभी कॉल कर पाएगा ना जब ये मेन कैसा हो? पब्लिक हो। अगर मेन पब्लिक नहीं हुआ तो क्या जेवीएम इस क्लास के मेन फंक्शन को कॉल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिल्कुल। दैट्स वाई इस मेन को बनाया गया पब्लिक। क्लियर है? क्लियर? चलिए अब जरा एक बार क्विक रिवीजन ले लीजिए फटाफट, और उसके बाद फिर हम आते हैं नीचे वाली लाइन पे। एंड दिस इज द क्रूशियल लाइन। जो काम अभी तक एक लाइन में होता था, यहाँ पे बहुत सारी चीजें बढ़ गई है। ठीक है, चलिए सुनिए जरा आप। सो क्विक रिवाइज करें। व्हाट इज द मेन? एक फंक्शन। हाँ, मेन इज ऑलवेज पब्लिक, बिल्कुल, आपको से पब्लिक ही बनाना होगा। अब इसके बाद मेरे कुछ क्वेश्चन के भी आंसर दीजिएगा, है ना, बस पढ़ना पढ़ना नहीं होगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करना होगा। सुनिए, पहले रिवाइज करिए क्विकली। व्हाट इज द मेन? मेन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। मेन को कॉल कौन करता है? मेन को कॉल करता है जेवीएम। जावा में जेवीएम मेन को कॉल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल नहीं करता। ठीक, ओके। अब यहाँ पर एक सवाल का जरा मुझे जवाब दें। ये पहला आंसर है जब हम जावा को प्लेटफॉर्म क्यों बोलते हैं ये समझने की ओर अग्रसर है। सुनिएगा ध्यान से। ऑपरेटिंग सिस्टम को प्लेटफॉर्म बोलते हैं ना, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर ध्यान से किया हो तो। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं ना। सी प्लस प्लस में मेन को कौन कॉल करता था? ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। जावा में मेन को कौन कॉल करता है? जेवीएम। अब मुझे बताएं, मेन को हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है या प्लेटफॉर्म कॉल करता है ना? मेन को हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है, जिसे हम प्लेटफॉर्म कहते हैं ना। अब यहाँ बताएं, मेन को अगर यहाँ पर जेवीएम कॉल करता है तो जेवीएम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा काम करने नहीं लगा क्या? एक एक्टिविटी मैच हो रही है ना, एक एक्टिविटी मैच होने लगी। अब अगर एक एक्टिविटी मैच हो रही है तो ऐसी एन भी होंगी, लेकिन जब वो समय आएगा तब आपको पता चलेगी। बट आज एक तो आपको पता चली गई है कि क्योंकि जावा में मेन को जेवीएम कॉल करता है और सी प्लस प्लस में मेन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है, तो हम कह सकते हैं जेवीएम का बिहेवियर कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम दूसरी भाषा में प्लेटफॉर्म कहते हैं, इसलिए हम जेवीएम को ही प्लेटफॉर्म कहने लगते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जेवीएम इज नॉट अ प्लेटफॉर्म, जेवीएम जस्ट अ एनवायरमेंट। ठीक है, एक एनवायरमेंट है जेवीएम, एक प्रोग्राम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कभी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये आपको मिथ देता है, ये आपको एक फॉल्स नोटिफिकेशन देता है, या ये कह लीजिए इस तरीके से आपको ट्रीट करता है कि आप समझें कि जेवीएम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ बिल्कुल, जेवीएम एक ऑपरेटिंग सिस्टम कतई नहीं है, बट ये आपको इस तरीके का इल्यूजन देता है कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ, इल्यूजन वर्ड ज्यादा सही होगा डुप्लीकेट की बजाय। इल्यूजन समझते हैं ना, भ्रम पैदा करता है वो आपके मन में, कि आपके दिमाग में ऐसा लगता है कि जेवीएम वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो क्या जेवीएम ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं, जेवीएम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव बोल सकते हैं, इल्यूजन बोल सकते हैं, जो वर्ड आपको पसंद है आप वो बोल सकते हैं। ठीक है, समझना जरूरी है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि JVM is not actually operating system, but it look like a operating system. It gives the illusion that it is a operating system. It gives the false narrative that it is a operating system. ठीक, क्लियर? ओके, तो आज एक रीजन तो पता चल गया हमको कि जावा में JVM को प्लेटफॉर्म जैसा, सॉरी, जावा को प्लेटफॉर्म जैसा क्यों कहा जाता है। ठीक है,
चलिए अब यहाँ आ जाएं। सो मेन को कॉल करता है JVM, इसलिए आर्ग्यूमेंट सप्लाई करने की जिम्मेदारी भी होती है JVM की। एक प्रोग्रामर चाहे तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट को सप्लाई कर सकता है, पर इसके लिए हमें पढ़ना होगा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। और अगर हम मतलब प्रोग्रामर अगर यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट सप्लाई नहीं करता है तो JVM इस चीज का केयर करता है, इस चीज को हैंडल करता है कि यहाँ पर क्या सप्लाई करना है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे OS टू मेन फंक्शन का एज सच कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, कह सकते हैं। चलिए अब सुनिए आगे का। वॉइड मतलब रिटर्न टाइप थी वॉइड मतलब JVM को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा मेन अपने एग्जीक्यूशन के बाद। स्टैटिक, दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, कि JVM हमारी डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा जब वो इस पर्टिकुलर मेन मेथड को करे कॉल। क्लियर। चलिए अब लास्ट इज व्हाट, पब्लिक। व्हाट इज द पब्लिक? पब्लिक मतलब जब भी हम किसी क्लास के मेथड को आउटसाइड द क्लास एक्सेस करते हैं तो हमें उसे बनाना होता है पब्लिक। इज इट क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? चलिए अब ये देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, तो ये प्रोग्राम करेगा क्या? सिंपल सी बात है, ये प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होगा कंसोल के ऊपर प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड। अब इस पर्टिकुलर लाइन को यहाँ प्रिंटलन से शुरू करते हैं, फिर हम समझेंगे व्हाट इज द आउट एंड व्हाट इज द सिस्टम। ठीक, ओके। सो पेशेंटली ध्यान से समझिएगा, बहुत ट्रिकी चीज है, एक बार समझ में आ गई तो पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, सो अगर आपको C++ में फंक्शंस को पहचानना समझाया गया होगा तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है, फंक्शन की निशानी होती है पैरेंथेसिस। अगर आप किसी भी नाम के बाद पैरेंथेसिस को देखते हैं तो आप कहते हैं दैट इज द फंक्शन। इज इट? सही है? ओके, सो प्रिंटलन जावा में एक फंक्शन है, नो डाउट। अच्छा, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ये प्रिंटलन आपने बनाया या जावा ने बनाया दिया? जावा ने बनाया दिया, ठीक है। जावा में हर चीज कहां रहती है? जावा में हर चीज कहां रहती है? क्लास में। तो ये प्रिंटलन भी किसी ना किसी क्लास में रहता होगा, ये प्रिंटलन भी किसी ना किसी क्लास में रहता होगा। एक क्लास के मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं? एक क्लास के मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं? तो हम कहते हैं दो तरीके से। नहीं डॉट नहीं बेटा, क्लास के मेंबर मतलब क्लास के मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं? दो तरीके से। कौन से दो तरीके? पहले आपको यह समझना होगा कि जिस कंपोनेंट, जिस मेथड की आप बात कर रहे हो, जिस फंक्शन की आप बात कर रहे हो, वो नेचर वाइज कैसा है। मतलब अगर प्रिंटलन स्टैटिक टाइप का हुआ तो मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, पर अगर प्रिंटलन नॉन स्टैटिक टाइप का हुआ तो मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हाँ, सुनिए अब जरा अपनी चैट विंडो को रोकिए कुछ देर के लिए, पहले मेरी बात सुने, फिर मैं आपसे जो पूछूंगा वो बताइएगा, ठीक है। सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रिंटलन एक मेथड है, एक फंक्शन है। अभी आप फंक्शन बोल लें, मेथड क्या होता है ये हम कुछ दिन बाद डिस्कस करेंगे। सुनिए, सो प्रिंटलन एक फंक्शन है। जावा में हर चीज क्योंकि क्लास में होती है इसलिए ये प्रिंटलन भी कहीं ना कहीं क्लास में होगा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा था, अगर क्लास के मेंबर को मुझे एक्सेस करना है तो कैसे करते हैं? तो उसके दो आंसर्स हैं। अगर आपका एक्सेस किया जाने वाला मेंबर स्टैटिक टाइप का हुआ तो हम क्लास के नाम को यूज करते हैं, और अगर आपका एक्सेस किया जाने वाला मेंबर नॉन स्टैटिक टाइप का हुआ तो हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को। क्लियर? सुने, अब मैंने आपको बिल्कुल शुरू में जावा की एक नेचर बताई थी कि जावा में अगर कैपिटल से कुछ शुरू होते हुए दिख रहा है तो वो एक क्लास है। क्या आपको ये आउट का ओ कैपिटल से स्टार्ट होते हुए दिख रहा है? नो। अब इतना आप सभी समझ चुके हो कि अगर प्रिंटलन एक मेथड है तो उसको एक्सेस करने के लिए या तो क्लास का नाम चाहिए या ऑब्जेक्ट चाहिए। इन दो चीज में से ये आउट क्या हो सकता है? तो मैंने बोला आउट का ओ कैपिटल नहीं है इसलिए क्लास तो नहीं ही हो सकती, तो फिर ये क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। अब मुझे बताएं, ये आउट ऑब्जेक्ट आपने बनाया या ये भी बना बनाया मिला? आपने बनाया। कहां बनाया आउट ऑब्जेक्ट? कहीं लिखा? कहीं लिखा ऐसा न्यू, ऐसा कुछ करके लिखा कहीं?
यहाँ पर प्रोग्राम में कहीं ऐसी जगह पर न्यू लिखा, बनाया नहीं बनाया, बना बनाया मिला। ठीक है, चलिए अब ये बना बनाया ऑब्जेक्ट है किसका, तो ध्यान से समझिएगा। मुझे बताएं, ये प्रिंट एलन मान लीजिए किसी क्लास का पार्ट है। ठीक है, दिस प्रिंट एलन इज अ पार्ट ऑफ सम क्लास एक्स वाई सेट। सो आउट किसका ऑब्जेक्ट है? सो आउट किसका ऑब्जेक्ट है? एक्स वाई जेड का। बहुत बढ़िया। सो आउट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्स वाई जेड क्लास। ये आउट बना बनाया मिला या फिर हमने बनाया? सो हम कहेंगे ये हमें बना बनाया मिला। अब अगर ये आउट हमें बना बनाया मिला तो जावा में हर चीज कहां रहती है? क्लास में। इसका मतलब ये आउट भी किसी क्लास में रहता होगा, ये आउट भी किसी क्लास में ही रहता होगा। ठीक है ना? अब मुझे बताएं, इस आउट के आगे ये एस कैपिटल है ना? इस आउट के आगे ये एस कैपिटल है ना? बहुत बढ़िया। सो ये सिस्टम एक्चुअली क्या है? एक क्लास है। और अगर आउट को आप क्लास के नाम से एक्सेस कर रहे हैं तो क्या ये आउट नॉन स्टैटिक होगा या स्टैटिक होगा? स्टैटिक होगा। सो दिस आउट इज अ स्टैटिक मेंबर ऑफ, इस क्लास का नाम बता सकते हैं? सिस्टम। बहुत बढ़िया, दिस क्लास नेम इज सिस्टम। चलिए सुनिए फिर से, किसी ने मुझसे पूछा सर आउट स्टैटिक कैसे, सुनिएगा ध्यान से। ये आउट बना बनाया मिला, हमें ये पता है, तो कहाँ रहता होगा? ये रहता होगा क्लास में। अब ये एक्सेस कैसे होगा? दो तरीके से, या तो ऑब्जेक्ट से या तो क्लास के नेम से। भाई क्लास के अंदर कोई भी चीज है, उसे अगर आप क्लास के बाहर एक्सेस करना चाहते हो तो उसे आपको कॉल तो करना ही पड़ेगा ना। तो आउट को कॉल करने के लिए, आउट को यूज करने के लिए आपको इसके आगे या तो एक क्लास का नाम देना होगा या तो एक ऑब्जेक्ट का नाम देना होगा। तो अगर आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का नाम देते तो ये एस स्मॉल होता। अब आप यहाँ पर क्योंकि ये क्लास का नाम दे रहे हैं इसलिए एस कैपिटल है। सो अगर यहाँ पर हम एस कैपिटल देख रहे हैं और ये समझ पा रहे हैं कि सिस्टम एक क्लास है, तो सिस्टम क्लास अगर है तो आउट को एक्सेस करने में अगर हम क्लास का नाम यूज कर रहे हैं तो आउट कैसा हुआ? क्लास स्टैटिक हुआ। ओके, तो अब मुझे बताएं जरा, फटाफट बताइएगा सिस्टम क्या है। बहुत बढ़िया। सिस्टम किस, अभी इस डायग्राम के हिसाब से बताइएगा। ठीक है, सिस्टम एक क्लास है। बहुत बढ़िया। अब आप इस डायग्राम के हिसाब से बताइएगा कि सिस्टम क्लास क्या कंटेन करती है। आउट क्या है? सिस्टम क्लास क्या कंटेन करती है? आपने कहा आउट। ओके, अब मैंने आपसे पूछा आउट क्या है? आउट एक ऑब्जेक्ट है। इस डायग्राम के हिसाब से आउट किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? फिर से ध्यान से मैंने आपसे कहा आउट एक ऑब्जेक्ट है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं आउट किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? बेटा एक्स वाई जेड क्लास का ऑब्जेक्ट है। बना हुआ है क्लास सिस्टम के अंदर, पर है किसका ऑब्जेक्ट? इस एक्स वाई जेड क्लास का ऑब्जेक्ट है। प्रिंट एलन को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो प्रिंट एलन को एक्सेस करने के लिए किसका ऑब्जेक्ट चाहिए? एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये जो आउट हुआ ये किसका ऑब्जेक्ट हुआ? एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट हुआ, पर रहता कहाँ है? एक क्लास में। और वो क्लास का नाम क्या है? सिस्टम। अब सिस्टम के अंदर रहता है और स्टैटिक नेचर का है, इसलिए तो कह पाते हैं सिस्टम डॉट आउट। और अगर ये ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर सिस्टम की बजाय मैं फिर एक ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा होता। अगर ये स्टैटिक नहीं होता आउट तो मैं यहाँ सिस्टम की बजाय फिर सिस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा होता। तो सिस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट को या तो मेरे को बनाना पड़ता या फिर बना बनाया मिलता। अगर बना बनाया मिलता तो फिर वो भी किसी क्लास में रहता। फिर वो जिस क्लास में रहता उसमें भी मुझे यही देखना पड़ता कि ये स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक। अगर वो नॉन स्टैटिक होता तो फिर उस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, फिर तो इनफाइनाइट सीक्वेंस चला जाता। तो इसलिए मुझे यहाँ पर इस आउट को स्टैटिक तो बनाना ही पड़ा। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, हाँ समराइज कर रहा हूं, बिल्कुल रुकिए जरा। चलिए तो जरा इसे आप क्लियर कर लेते हैं और इसे करते हैं समराइज। सो फटाफट आप ही लोग जवाब दें। व्हाट इज द प्रिंट एलन? प्रिंट एलन इज अ फंक्शन।
प्रिंटलन एक फंक्शन है तो कहां रहता होगा? जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। क्लास में। उस क्लास को हाइपोथेटिकली हमने क्या नाम दिया था? उस क्लास को हाइपोथेटिकली हमने नाम दिया था XYZ। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। So this is class XYZ। इसके अंदर हमारा प्रिंट मेथड है और ये प्रिंट मेथड अब मैं एक्सेस करना चाहता हूं। तो प्रिंट मेथड को एक्सेस करने के लिए हमने दो रूल पढ़े। पहले मुझे देखना होगा प्रिंट कैसा है, स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है। तो हमने यहां पर देखा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? आउट। आउट का ओ कैसा है? स्मॉल। स्मॉल है मतलब अगर आप आउट की हेल्प से प्रिंट एलन को एक्सेस कर रहे हैं तो नो डाउट आउट एक ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि एक मेथड के आगे दो ही चीज हो सकती है, या तो क्लास का नाम या तो ऑब्जेक्ट। अगर क्लास का नाम होता तो ये कैपिटल होता, पर ये तो स्मॉल है। स्मॉल है मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है। तो अब मैं आपसे अगर पूछूं आउट किसका ऑब्जेक्ट है, तो आप मुझसे बोलोगे आउट XYZ का ऑब्जेक्ट है। सही है ना? सही है। हाँ। अब मैं आपसे पूछता हूं आउट आपको बना बनाया मिला या आपने बनाया? तो आपने मुझसे कहा सर बना बनाया मिला। फिर मैंने आपको जावा का फर्स्ट गोल्डन रूल याद दिलाया कि अगर आउट बना बनाया मिला है तो कहाँ रहता होगा? तो आपने मुझसे कहा सर किसी क्लास में रहता होगा। तो मैंने आपसे कहा ओके, ये एक क्लास है, इस क्लास के अंदर हमारा आउट रहता है। अब अगर इस आउट को आप एक्सेस करना चाहते हो तो फिर दो तरीके। अगर ये स्टैटिक हुआ तो क्लास के नाम से, अगर ये नॉन स्टैटिक हुआ तो ऑब्जेक्ट के नाम से। तो हमने आगे देखा तो क्या मिला? सिस्टम। सिस्टम का एस कैसा है? कैपिटल। अगर एस कैपिटल है इसका मतलब सिस्टम एक क्लास है, और अगर सिस्टम एक क्लास है तो नो डाउट आउट स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है? स्टैटिक है। अब अगर ये स्टैटिक है अब अगर ये स्टैटिक है और इसके आगे लिखा गया नाम उस क्लास को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर आउट बिलोंग करता है, तो मैं कहूंगा इस क्लास का नाम क्या है? तो मैं क्या कहूंगा, इस क्लास का नाम क्या है? सिस्टम। कहाँ XYZ पे पहुंच जाते हो बेटा? इस क्लास का नाम है सिस्टम। क्लियर? अब फटाफट बताएं, प्रिंट एलन किसका मेंबर? बता रहा हूं, रुक जाइए। फिर से सुनिएगा ध्यान से क्वेश्चन। प्रिंट एलन किसका मेंबर? प्रिंट एलन मेंबर है XYZ का। प्रिंट एलन स्टैटिक या नॉन स्टैटिक? प्रिंट एलन स्टैटिक या नॉन स्टैटिक? ध्यान से प्रिंट एलन स्टैटिक या नॉन स्टैटिक? नॉन स्टैटिक, क्योंकि इसके आगे एक्सेस करने वाली चीज ऑब्जेक्ट है। ओके नाउ आउट स्टैटिक या नॉन स्टैटिक? आउट स्टैटिक। क्यों? क्योंकि इसके आगे एक्सेस करने वाली चीज क्लास है। सो आउट किस क्लास में रहता है? आउट किस क्लास में रहता है? सिस्टम क्लास में। सिंपल सा, यही देख के पता चल रहा है। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट, तो मुझे यहां समझ में आ रहा है कि आउट बिलोंग्स टू सिस्टम क्लास। क्लियर? ओके चलिए, अब इस क्लास का ओरिजिनल नाम सुनिए। इस क्लास का ओरिजिनल नाम है प्रिंट स्ट्रीम। व्हाट इज द ओरिजिनल नेम? इट्स अ प्रिंट स्ट्रीम। क्लियर? क्लियर? हाँ बिल्कुल, प्रिंट स्ट्रीम। सो क्लास XYZ हमने हाइपोथेटिकली लिया था, ये एक्चुअली बिलोंग करता है प्रिंट स्ट्रीम से। ठीक? सो प्रिंट एलन इज द मेंबर ऑफ प्रिंट स्ट्रीम, आउट इज द मेंबर ऑफ सिस्टम। इज इट क्लियर? चलिए बढ़िया। ओके डन। अब मुझे फटाफट जावा के जरा गोल्डन रूल्स बता दीजिए। प्रिंट स्ट्रीम एक क्लास है, बिल्कुल प्रिंट स्ट्रीम एक क्लास है। ठीक, चलिए अब सुनिए जावा के कुछ गोल्डन रूल्स। पहला गोल्डन रूल क्या था? एवरीथिंग शुड रिसाइड इनटू द क्लास। ये पहला गोल्डन रूल हमारे इस लाइन पर बहुत काम आया ना? ठीक है, ओके। अब दूसरा रूल सुनिए। किसी भी क्लास के मेंबर को एक्सेस करते टाइम पे हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? कि वो मेंबर स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक। अगर वो मेंबर स्टैटिक है तो किससे एक्सेस होगा? क्लास के नाम से। अगर वो मेंबर नॉन स्टैटिक है तो किससे एक्सेस होगा? क्लास के ऑब्जेक्ट से। क्लियर? ये दूसरा गोल्डन रूल।
क्लियर? क्लियर? चलिए, अब अगर आपने ये दोनों गोल्डन रूल्स याद रखे तो ये मान के चल लीजिए कि आपकी 30 से 40% जावा लगभग खत्म हो गई, क्योंकि यही रूल्स हम बार बार रिपीट करेंगे। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ओके, चलिए। सो ये हुई आज आपका फर्स्ट प्रोग्राम का डेमोन्स्ट्रेशन, आपके फर्स्ट प्रोग्राम का इलेबोरेशन। अब अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ ले, अदरवाइज हम क्लास को एंड करें। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आशीष। यस, रिपीट सेकंड गोल्डन रूल। सुनिए, सेकंड गोल्डन रूल ये है कि जब भी आप किसी चीज को एक्सेस करें, किसी भी चीज को, अभी हम किसको एक्सेस कर रहे थे? प्रिंटलन को। अभी हम एक्सेस करने की बात कर रहे थे प्रिंटलन को। तो जब भी आप किसी चीज को एक्सेस करें तो पहले देखें कि वो क्या है, स्टैटिक नेचर का है या नॉन स्टैटिक नेचर का है। अगर वो स्टैटिक नेचर का है तो इसको किससे एक्सेस करेंगे? क्लास के नाम से। अगर वो नॉन स्टैटिक नेचर का है तो किससे एक्सेस करेंगे? ऑब्जेक्ट से। बस इतना सा तो खेल है, ठीक है? The main function has two arguments that traditionally are called argc, argv and return a signed integer in .c, C++ also. It depend करता है कि आप कंपाइलर कौन सा यूज कर रहे हैं मोहित। टर्बो में करके बताइए ये काम, है ना? मॉडर्न सी प्लस प्लस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सी प्लस प्लस तो वैसे भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और पूरा का पूरा कंपाइलर पे डिपेंड करती है। आप एक एक इस तरीके से बात तो सी प्लस प्लस के बारे में कभी इंटरव्यू में ऐसा मत कहिएगा, ठीक है? इंटरव्यू पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं मैं आपको ये चीज। अगर आपसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो उसका स्ट्रेट आंसर होता है सी इज कंपाइलर डिपेंडेंट। आप किस कंपाइलर को यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे जज होता है कि क्या आपका मेन लेगा या नहीं लेगा। वीएस कोड पे अगर आप काम करते हैं तो वीएस कोड के ऊपर ये सी प्लस प्लस या सी कुछ भी ले लीजिए, आप पहले आर्ग्यूमेंट रिसीव कर लेता है, ठीक है? पर यही कोड ब्लॉक पे अगर आप करते हैं तो कोड ब्लॉक पे नहीं करता है वो, ठीक है ना? स्ट्रिंग एरे आर्ग्यूमेंट क्यों लेते हैं? हाँ बिल्कुल, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जब हम पढ़ेंगे तब हम बताएंगे आपको कि ये आर्ग्यूमेंट क्यों लेते हैं। नहीं, XYZ इनर क्लास नहीं है बिल्कुल भी। XYZ क्लास ही नहीं थी बेटा, वो तो हमने हाइपोथेटिकली नाम दे दिया था। दैट इज प्रिंट स्ट्रीम क्लास। वो कोई इनर क्लास नहीं है, दो अलग अलग क्लासेस हैं वो। प्रिंट स्ट्रीम अलग है और सिस्टम भी अलग है, ठीक है? LTS में कौन सा? TLS में नहीं। LTS में JDK ही डाउनलोड करना है आपको, JDK जो भी JDK लिखा होता है। हाँ, प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट सिस्टम क्लास में बना है, बिल्कुल। ओके, चलिए। जावा मेमोरी क्रिएट नहीं करता, मैंने ऐसा तो आपसे कहा ही नहीं कि जावा मेमोरी क्रिएट नहीं करती। मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो मेमोरी क्रिएट करनी पड़ती है, पर जब आप स्टैटिक बनाते हो मेन को तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता, और ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता तो फिर मेमोरी रिजर्व नहीं होती। ये शब्द थे मेरे, ठीक है? चलिए, प्रिंट स्ट्रीम क्लास पैकेजेस में होती है, जैसे सी में या सी प्लस प्लस में हेडर फाइल्स होती है, वैसे ही जावा में पैकेजेस होते हैं। तो अभी यहाँ हमने कोई पैकेज यूज नहीं किया है। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो हम यहाँ पर एक पैकेज भी यूज करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा वो। जावा स्लो एग्जीक्यूट क्यों होती है बेटा? मैंने पहले लेक्चर में आपको इसका आंसर दिया है जब मैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी समझा रहा था। एक बार आप उस लेक्चर को रिवाइज करें। हाँ बिल्कुल, डॉट लैंग पैकेज में होती है, बिल्कुल। पर वो बाय डिफॉल्ट पैकेज इंपोर्टेड होता है, इसलिए मुझे लैंग पैकेज को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? चलिए, ओके। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल आपकी कोई क्लास नहीं है, जो आपका रेगुलर शेड्यूल है वही शेड्यूल रहेगा। सो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन फ्राइडे 5:30 PM। ओके, बाय बाय।